हेलो एवरीवन। सो हम अभी जुलाई 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज अ न्यूमेरिकल दैट वी विल बी डूइंग इन अ सेपरेट वीडियो दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ऑल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द टू इवेंट्स, नेमली एडिंग sodium hydroxide to water and adding calcium oxide to water। अब मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। द कॉन्सेप्ट इज कि देखो, हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड्स को पानी में मिलाएंगे ना तो एल्कली बनता है। मैं आपको ना जरा यहाँ पे, इफ आई एम एबल टू शो यू द टेक्स्ट बुक, आई एम, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है। कि अगर हम लोग ने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को पानी में मिक्स किया तो उसका एल्कली बनता है। ठीक है। सो जो सोडियम है और कैल्शियम है दोनों भी ग्रुप 1 2 से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 एंड कैल्शियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 2। ठीक है। आई गेस मैंने क्लास में इसको थोड़ा डिस्कस भी किया है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया डिस्कस करके इसलिए आप लोगों को शायद नहीं याद होगा। तो मैं आप लोगों को पूरा याद भी दिला देती हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है। So just give me 1 second. Let me just remove the page. हम्म, यहाँ पे। ठीक है। मैं एल्कली वाला पेज, एल्कली वगैरह ढूंढ रही हूँ कहाँ पे लिखा है, बिकॉज गोइंग थ्रू एवरीथिंग तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल। गिव मी 1 सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम्म, छोड़ो कोई ना, हम लोग यही से समझ लेते हैं। देखो, ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 किसको बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, राइट। सो एस ब्लॉक में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब जो आ रहा है ना, इनके अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं इसका मतलब क्या? इनका रिएक्शन अगर हम लोग पानी के साथ में करते हैं तो क्या बनता है? उनका हाइड्रोक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ कि अगर मैंने इन केस Na का रिएक्शन, सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ में किया, मतलब पानी के साथ में किया, तो क्या बनता है? तो बनता है, एक सेकेंड में नीचे लिखती हूँ, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं पानी में मिलाती हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया है, सोडियम को लिया विच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, मैंने उसको पानी में ऐड किया तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगेन वाटर में मिक्स करती हूँ तो मेरा एल्कली बनता है। एंड सेम गोज टू कैल्शियम ऑल्सो। ठीक है। अगर मैंने कैल्शियम को पानी में ऐड किया तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं अगेन पानी में ऐड करती हूँ तो क्या बनेगा? उसका एल्कली बनेगा। ठीक है। सो इसके अंदर ना हम लोग को पहले क्या बोला है कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपको बताना है सिमिलैरिटी क्या है और इसमें आपको बताना है डिफरेंसेस क्या है। देखो, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों को जब आप पानी में डालते हैं उस केस के अंदर है ना, उन वो हीट को हीट देते हैं रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दोनों ही रिएक्शन जो होती है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन इसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं? डिफरेंसेस यहाँ आएंगे कि देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में मिलाओगे, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है। लेकिन जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वो भी एक एल्कली होता है लेकिन वो एक वीक एल्कली होता है। ठीक है। और दूसरी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं शो करने वाला है, वो सिर्फ उसके साथ मिक्स होकर एल्कली बनाएगा। लेकिन यहाँ पे
कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी में जाके क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और यहाँ पे एक रिएक्शन होने वाली है। सो मैं आप लोग को ना एक फुल फ्रेम्ड आंसर है वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, I'll read it once for you. So what the answer says, similarities क्या है? Both of the events are exothermic. It means a lot of heat is evolved during the reaction. Next point क्या है? Both the reactions are combination reaction. Differences क्या है? There is no chemical reaction takes place between sodium hydroxide and water. Aqueous solution of sodium hydroxide is considered as strong alkali. On the other hand, aqueous solution of calcium hydroxide is considered as an weak alkali. ठीक है? So I hope I was very clear with this question. Let's move on to the next question that says, observe the following reaction carefully and answer the sub questions. आपको इस reaction को properly observe करना है और उसके हिसाब से आपको आगे के questions का answer देना है। अब आप जिसको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ, ये NH3 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ठीक है, और ये NH3 जो है ना ये बेस होता है। ठीक है, और HCl जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, जब कोई कभी भी कोई बेस और कभी भी कोई एसिड का रिएक्शन होता है, उस केस के अंदर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट। और देखो एक और चीज, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कभी भी हम लोग किसी एसिड का और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और मैंने आपको पता है पहले कुछ क्लासेस में सिखा रखा है कि अगर रिएक्शन में FCl, Bri अगर आपको दिखा तो वहां पे सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज सॉल्ट, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं हम इसे। ठीक है, सो आपको क्या पूछा है, what are the salt and the acid in the above reaction? अब salt क्या है हमारा, NH4Cl, this is our salt। तो आप लोग लिखोगे अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। हमेशा याद रखना आपको इसके अलावा भी कोई दूसरी रिएक्शन दे सकते हैं, जहां पे कोई दूसरा बेस यूज किया रहेगा, कोई दूसरा एसिड यूज किया रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, सो दिस इज अवर सॉल्ट, रिजल्ट में जो हमारा आया है वो सॉल्ट है। ठीक है, what are the acids in this reaction? Hydrochloric acid is the acid in this reaction। अब क्या पूछा है, which is the base in the above reaction? so अगर ये हमारा एसिड हो गया तो ये हमारा क्या है, बेस है। so NH3 हमारा क्या होने वाला है, बेस होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर। और पूछा है कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सो NH3 जो है ये एक वीक बेस है। अब देखो, अब आपके सिलेबस में तो दिया नहीं गया है कि कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, या कौन सा बेस वीक होता है, कौन सा बेस स्ट्रांग होता है। इसीलिए आई हैव ब्रॉट सम लिस्ट। अगर मुझे वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आप लोग को यहाँ पे कोपायलट्स के थ्रू दिखा दूंगी वो लिस्ट, और आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इन केस इसके तरह ही आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू आंसर। ठीक है, सो क्या पूछा है कि ये जो बेस है NH3, ये स्ट्रॉन्ग बेस, देखो आपको मैं जूम इन कर देती हूँ, ये NH3 जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, NH3 इज अ वीक बेस। फिर क्या बोला है, आपको NH3 का रिएक्शन शो करना है। देखो, राइट अ रिएक्शन शोइंग डिसोसिएशन ऑफ दिस बेस इन वाटर, मतलब आपको इस जो बेस है इसको ब्रेक, मतलब ये बेस NH3 जो है ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा आपको रिएक्शन दिखाना है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस रिएक्शन। देखो, जब मैं स्पॉटलाइट यूज करती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, सो जब कभी भी मैं ये बेस को पानी में ऐड करूंगी तो ये NH4+ बन जाएगा और ये OH- बन जाएगा। देखो अब मुझे पता है ये आपके बुक में शायद कहीं नहीं है,
लेकिन अगर एग्जाम में आ गया है तो हम एक तरीके से प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आया, सो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट। रैंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है, ये सब बच्चे के साथ में हो रहा है कि बुक में तो किधर दिखाई नहीं दीदी, तो ये कहाँ से आ गया। I understand your point, but there is no reason to rant. If we have seen this such question in our previous years, so you should definitely prepare for it. ठीक है? तो अगर ये NH3 जो है इसका रिएक्शन H2O के साथ में होता है, तो एक H जो है वाटर का वो NH3 से पास हो जाएगा और क्या बना देगा NH4 प्लस, जिसको हम लोग अमोनियम बोलते हैं, और ये OH माइनस अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। मैं आप लोग को ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की एक लिस्ट दे देती हूँ। एक सेकेंड। गिव दिस acid and 1 मिनट, आपको अभी शो हो जाएगा यहाँ पे। सो याद कर लो। सो देखो, लास्ट के 3 याद करने की जरूरत नहीं इसके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। लास्ट के 3 याद मत करो, ठीक है? फिर आएगा आपका वीक एसिड में क्या आएगा? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये 2 याद करो, बाकी के याद मत करो। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड याद किया तो भी बस है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर के 2 ही याद रखो, बाकी के याद मत रखो। फिर वीक बेसिस के अंदर क्या आएगा? अमोनिया जो NH3 है। फिर एक आप एक काम कीजिए, बाकी के याद मत रखिए, ये आपके कोई काम के नहीं है, मिथाइल अमाइन या फिर पाइरिडीन। इसे आप लोग याद मत कीजिए, सिर्फ फर्स्ट वाला याद कीजिए, अमोनिया। ठीक है? सो आई हैव गिवन यू कि आपको क्या ध्यान में रखना है वीक एसिड और वीक बेसिस के अंदर। नाउ हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम। आपको इस डायग्राम को ना प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अब इस डायग्राम को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट हियर अगेन। ठीक है? सो देखो, ये क्या बता रहा है कि हमने कोई वाटर लिया हुआ है, ठीक है, आइस ली हुई है रादर, और इसको ना हम लोग हीट दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपको वो सारा हीटिंग में क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर कहीं पे बढ़ क्यों नहीं रहा है, कहीं पे टेम्परेचर बढ़ क्यों जा रहा है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? सो देखो, जब मेरा टाइम हो रहा है 0 मिनट से 4 मिनट तक, तब मैंने उसको हीट दिया है। ठीक है? लेकिन उस केस के अंदर वो हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में, देखो मैंने आपको हमेशा से बताया ये चीज, जब कभी भी हम लोग किसी लिक्विड को हीट देते हैं, वो 2 काम करता है। मतलब रादर, मतलब किसी को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो 2 काम करेगा। एक काम तो ये है कि वो अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, या तो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। और ये एक और चीज याद रखो कि दोनों में से कोई भी वो एक ही काम करेगा एक वक्त पे। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, जीरो जब टाइम था, टाइम इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 4 मिनट्स तक, जब हम लोग ने उस आइस को हीट दी, तो वो पहले खुद के बॉन्ड्स ब्रेक करके वाटर में कन्वर्ट होने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज किया। उस वक्त उसने अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहा। उसके बाद में जब एक बार आपका पूरा आइस वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद जो उसको हीट दी गई, उसने उस हीट को अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज किया। ठीक है? एक बार उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, उसके बाद में उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाना छोड़ के फिर से वो अपने वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेक किया, और वो इवापोरेट होता गया। क्योंकि यू नो, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने वाला है। वंस वाटर हैज टच 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में वो जो उसको आप जितना भी हीट दोगे, उससे वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, वो अपने बॉन्ड्स को ही ब्रेक करेगा। ठीक है?
तो ये मैंने आप लोग को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू भी पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ. सो लेट मी ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक वंस अगेन. या, सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. मिनट. चैप्टर नंबर 5 के अंदर इफ यू विल सी, यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है ना, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एट दिस मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है. 1 minute. So you'll observe that the temperature of the mixture remains 0 डिग्री सेल्सियस till the ice melts completely. मतलब आइस के पूरी तरीके से मेल्ट होने तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस नहीं किया. इसका मतलब क्या, जो उसको हीट मिली थी उसने अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज किया. If we continue heating even after conversion of all the ice into water, मतलब पूरा जो आइस है पानी बनने के बाद भी अगर आपने उसको हीट करना कंटिन्यू किया, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट राइजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस. तो उस पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा. At this temperature water starts converting into steam. अब ये इसके ऊपर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा. ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम. आपको ये वाला जो पैराग्राफ है, आप ये भी आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं. देयर इज नो डाउट कि आपको राइट मतलब कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सॉरी गलत बोला, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, आपको पूरे मिल जाएंगे. ठीक है. सो अभी आपको मैं जो कुछ टर्म्स भी करा देती हूँ. पूरा ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा पेज पूरा कर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक बार. ठीक है. सो मैं यहाँ पे फिर से पढ़ती हूँ. The graph of temperature versus time is shown in figure 5.2. मतलब टेम्परेचर का और टाइम का जो ग्राफ है वो इस फिगर में शो किया गया है. इन दिस ग्राफ द लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये ए बी क्या बता रहा है कि आपका जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वो भी ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है. फिर converts to constant temperature. The ice absorbs heat energy during this transition, and absorption of energy continues till all the ice converts into water. उसका मतलब क्या है कि आइस सारा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है. ये अब्सॉर्प्शन कब तक चला है? जब तक आपका पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये अब्सॉर्प्शन कंटिन्यू हुआ है. ठीक है. आगे देखते हैं. The temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which ice converts into water is called as melting point. मतलब क्या? जिस टेम्परेचर पे आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. ठीक है. Thus, during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy, but its temperature does not increase. मतलब इसके इस फेज में वो हीट को अब्सॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा नहीं है. दिस हीट इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स. अब ये हीट कहाँ पे यूज कर रहा है? दिस हीट इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स between the atoms or molecules in the solid and transform it into liquid. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called as latent heat of fusion. मतलब क्या? देखो, वो हीट एनर्जी
जो अब्सॉर्ब की गई थी जब आपका मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, उस हीट को आप लोग क्या नाम दोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जाता है, उस फेज में जो भी हीट एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब की रहती है, उसको आप एक नाम देते हो। वो नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अभी देखो, स्पेसिफिक का क्या मतलब है? देखो, इसे स्पेसिफिक का ना सिर्फ 1 1 ग्राम से मतलब है। देखो मैं सब समझा दूं क्या होता है ये। देखो, द अमाउंट ऑफ heat energy absorbed at a constant temperature by a unit mass of solid to convert into liquid। मतलब क्या कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ही ग्राम आइस लिया है। 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये स्पेसिफिक वाला क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? बिकॉज अगर हमने 1 ग्राम का निकाल लिया और आपको बोला अभी 1 kg आइस को हम लोग ने वाटर में कन्वर्ट किया है, तो बताओ कितना हीट लगेगा? तो आप लोग तुरंत से आंसर कर पाओगे। अगर आपको 1 ग्राम के लिए कितना हीट लगा था वो आपको पता होगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई बाय कितना भी ग्राम्स आपको दिया रहेगा, आप लोग ऑटोमेटिकली उसको निकाल लेंगे। ठीक है। सो इसीलिए 1 ग्राम का दिया जाता है। तो स्पेसिफिक का कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर हम लोगों ने 1 ग्राम आइस को हीट दिया होता वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब देखो, once all the ice is transformed into water, the temperature of water starts rising. It increases up to 100 degrees Celsius. Line BC in the graph represents rise in temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Thereafter, even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise. So this is what I have explained you earlier. Okay, the heat energy is absorbed by water at this temperature and used to break the bonds between molecules of liquid and convert the liquid into gaseous state. Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not rise. The constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called as boiling point of liquid। आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये दोनों भी प्रॉपरली करके जाना है एग्जाम में। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे जो हीट अब्सॉर्ब हो रही है उसको आप लोग क्या बोलते हो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वही अगर 1 ग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उस टाइम जो हीट दिया है उसको क्या बोलोगे आप लोग? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो आप लोग को प्रॉपरली डेफिनेशन करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, जहां पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। का मतलब क्या है? लिक्विड में जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए, इसको आप लोग क्या बोलते हो? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आपने 1 ग्राम लिक्विड को जो हीट दिया होगा गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक वर्ड किस लिए सिर्फ है कि 1 ग्राम अगर होगा तो क्या बोलेंगे उसको। ठीक है। स्पेसिफिक हम लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम लोग अगर ज्यादा अमाउंट का दिया रहेगा तो उसका हीट आप लोग कैलकुलेट इजीली कर पाओगे, इसलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब आपका ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो जाता है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो है ना मैं नोटबुक में कराऊंगी, और ये वाला मैं आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ कि गिव साइंटिफिक रीजन एंड नोट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना दैट आई नीड टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। देखो। हाँ। 1 मिनट।
देखो, मुझे ना आप लोग को ना ये वाला जो पूरा बॉक्साइड और का जितना भी ये है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और से लेके आगे तक का ना मुझे आप लोग को समझाना ही है। लेकिन ये मैं आपको किसी आगे के वीडियो में समझा दूंगी। पहले ना हम लोग को क्या बोला है कि यहाँ पे जो एनोड है, ये एनोड, इसको आपको बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब ये क्या होता है ये क्लास में डिस्कस हुआ है, लेकिन डोंट वरी, आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पे मुझे आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि देखो, एनोड के ऊपर ना एक रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीजन जो है ना बार बार उसके ऊपर लिबरेट हो रही है। ऑक्सीजन गैस के लिबरेशन से इस एनोड के जो एनोड है ना, एनोड, इसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल 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 खड्डे हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मटेरियल पोरस हो जाता है बार बार, मतलब अंदर से खाली होने लगता है। इसकी वजह से हम लोग को इस एनोड को ना टाइमली चेंज करना पड़ता है। देखो आप यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग heavier than electrolyte is collected at the bottom of the tank. It is taken out from there time to time. Oxygen gas is liberated at anode. मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड के पास लिबरेट होती है। मतलब क्या होता है कि वो वहां पे जाके जमा हो जाती है, समझो, ऐसे ही समझो आप, लिबरेट वगैरह वही समझो आप, मतलब। ठीक है, द लिबरेटेड गैस रिएक्ट्स विद द एनोड, मतलब उस एनोड से रिएक्ट करती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। द एनोड्स हैव टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गेट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। आपको यही 3 पॉइंट लिख के आना है, इससे ज्यादा आपसे एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अगर आपको और कुछ एड ऑन लिखना है तो आप ये रिएक्शन एक बार लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है बार बार एनोड के ऊपर लिबरेट होती है, जिसकी वजह से एनोड के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है। इसके वजह से आपका जो ग्रेफाइट है ना उस पे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल छेद आ जाते हैं, इसीलिए उसको टाइम टू टाइम हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो, हमको बताया था ना कि आपको ये गैस होल पे एक क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर ये रहा वो क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पे है। तो देखो, विनेगर क्या होता है, ये पिछले क्लास में मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, अगर, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ कि विनेगर इज अ लिक्विड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, it is produced during the fermentation of ethanol by acetic acid bacteria. Vinegar is commonly, ये मत लिखना लाइन, ये वाला लाइन मत लिखना, ठीक है। It is commonly used in cooking for its sour taste and as a preservative. It has various household uses such as cleaning, deodorizing and a natural weed killer. आई गेस आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक के अंदर ना इसका आंसर है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से वो आंसर निकाल कर दिखा देती हूँ। 1 मिनट रुको सिर्फ। चलो देखो, मैं अभी खाते रही अखियाँ। हाँ, सो आपको ना वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इथेनोइक एसिड अल्कोहल है ये तो। 1 मिनट, तो समवेयर हियर ओनली, अभी हमें हम लोगों ने रीड किया है इसका आंसर। यहाँ पे देखो, vinegar, which is used as a preservative in pickles, is a 5 to 8 aqueous solution of acetic acid. The melting point ये सब मत लिखना। During winters, ये भी मत लिखना। विनेगर कहाँ पे यूज करते, पिकल्स वगैरह में यूज करते, ये सब लिख सकते हो आप लोग। और इथेनॉल का मुझे आई गेस मुझे ऊपर लिखा था, कहाँ लिखा था इथेनॉल के बारे में, हाँ यहाँ पे लिखा है देखो।
इधर लिखा है इथेनॉल के बारे में, और यहाँ पे गैसोल के बारे में भी लिखा हुआ है लास्ट में कहीं तो। uh, I've explained you in the previous lecture. In ethanol soluble small quantity, even in some countries, ethanol is called as absolute alcohol. एक सेकेंड। अपना वो वाला क्वेश्चन तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ पे पार्ट है, लेकिन है ना ये डू यू नो पढ़ लेना, ठीक है। मीथेनॉल, मिथेनॉल विच इज द लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल इज, अब ये होमोलॉग क्या होता है आपको समझ में आएगा, खाली इतना ध्यान में रखो। मिथेनॉल द लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल इज पॉइजनस एंड इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सच affect vision and at times can be lethal. To prevent the misuse of the to prevent the misuse of the important commercial solvent ethanol, it is mixed with the poisonous methanol. Such ethanol is called as denatured spirit. A blue dye is also added to it so that it is easily recognizable. So ये वाला पैराग्राफ मुझे आप लोग कर लो, बिकॉज आई मुझे लग रहा है कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो गैसोल के बारे में ना यहीं पे कहीं पे दिया था, लेकिन मुझे अभी मिल रहा नहीं है फॉर सम रीजन। हाँ यहीं पे देखो। On combustion in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as the only products. In this way, ethanol is a clean fuel. Therefore, in some countries, it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. Such a fuel is called as gasohol. So, the same question आपको यहीं पे पूछा है कि गैसोल क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, गैसोल इज अ फ्यूल मिक्सचर ऑफ गैसोलाइन एंड इथेनॉल। का मतलब क्या होता है, आप लोग ने पेट्रोल डीजल के अंदर अगर आप लोग ने इथेनॉल को मिक्स कर दिया तो उसको आप क्या बोलोगे, गैसोल, ठीक है। टिपिकली कंटेनिंग अबाउट 10% ऑफ इथेनॉल, इट इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्योर गैसोलाइन टू रिड्यूस, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड लोगो, ये जो है ना पैराग्राफ, उसका आगे आएगा टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आएगा, ठीक है। टू रिड्यूस, हाँ, to reduce emission and reliance on fossil fuel, gasol can be used in most gasoline engines without modifications and help in reducing air pollution and greenhouse gas emission. अब मैं आप लोग को ना एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। पेट्रोल डीजल वगैरह के अंदर हम लोग 10% अमाउंट में इथेनॉल को मिक्स करते हैं। मतलब अगर 90 ml पेट्रोल है, 200 ml क्या होगा, इथेनॉल। ये क्या करेगा, ये हार्मफुल गैसेस को रिलीज होने से बचाएगा। कैसे? क्योंकि जब आपका इथेनॉल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज होता है, लेकिन जब आपका पेट्रोल और डीजल डीजल वगैरह जलता है तो और भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। तो उसका इमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग थोड़े अमाउंट में इथेनॉल को ऐड करते हैं। क्लियर? समझा? सो मुझे ना आपको बताना, तो इस पेपर में मैंने कौन से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है। सो उसमें से आएगा आई गेस वन, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लिया है, 1, 5, 7, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे नहीं लिया है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चंस और ये 5वां क्वेश्चन है, नोटबुक लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली कराऊंगी, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तसल्ली से मैं एक लेक्चर लेके आपको कंप्लीट करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो आपको इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपको ना, मैं अभी इसको, एक सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो 2 मिनट रुको। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इस केस के अंदर आपको ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस के आंसर्स देने, ऑफ कोर्स वो तो समझ ही आ रहा है। आपको क्या लिखना है, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। अब देखो, फर्स्ट, एक मिनट है, मैं आप लोग को एक स्पॉटलाइट दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा।
फर्स्ट ग्रुप आपका ये वाला हो गया, ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप हो गया। एक सेकेंड, ये जो है ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, इसको पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, पीरियड्स बोलते हैं। और ये आपका ग्रुप्स है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये 13 एंड सो ऑन, ठीक है। सो आपको एटॉमिक नंबर लिखना है फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप के पहले दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 और 12। तो यहाँ पे आप लोग लिखो आके, यहाँ पे आएगा 4, 12। एटॉमिक नंबर मैंने कैसे निकाला, ये जो नंबर्स लिखे हैं इसका एडिशन करने से आपको क्या मिलने वाला है, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप। अब ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग नोबल ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली ग्रुप। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ। सो आपको 17 ग्रुप के एटम्स के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखना है। तो कितना आएगा, 7। देखो 13 वाला ग्रुप है तो उसका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। अगर ग्रुप 14 है तो उसका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर क्या होगा, 4। 15 वाले ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। सिमिलरली 16 में कितने होंगे, 6। 17 में कितने हैं, 7 है। अगर आपसे पूछते कि 17 ग्रुप की वैलेंसी कितनी, तो आपको क्या आंसर आता, 1 आंसर आता, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। Draw the diagram of the electronic configuration of the magnesium atom। जिस हिसाब से ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है, वैसे आपको मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या है, आप लोग बीच में लिखोगे सर्कल करके Fg, फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम होगा, जो मेरे क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। मैं बता रही हूँ सिमिलरली आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन आपको 3 सर्कल्स बनाने हैं। बीच पे एक सर्कल में क्या लिखोगे आप लोग, मैग्नीशियम। फिर आगे और 3 सर्कल होगा। फर्स्ट शेल में आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, सेकेंड शेल में आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, लास्ट शेल में आप लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड what changes takes place in the electronic configuration to the next element। इसका मतलब क्या बोल रहे हो लोग कि जब एक पीरियड खत्म हो जाता है, देखो फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 2 कहाँ पे खत्म हो रहा है, नियॉन के ऊपर खत्म हो रहा है। तो जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है तो उसमें क्या फर्क होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आप लोग नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ रहा है आपका शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यही लिखना है, ऑन कंप्लीशन ऑफ वन पीरियड वन एडिशनल शेल इज एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द डायग्राम विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखो, जो भी एलिमेंट्स 18 ग्रुप में आते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो आप लोग 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिखोगे, सिंबल्स नहीं लिखोगे, ठीक है। सो He इज फॉर हीलियम, Ne इज फॉर नियॉन एंड Ar इज फॉर आर्गन। सो आप लोग इसमें से कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम है और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन अगेन, not again, the first time। So मैं आंसर करती हुई क्वेश्चंस को, just give me a break of a minute, I will be right back।
यस। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या बता रहा है इस डायग्राम में। पहले पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखो आप लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग आंसर करोगे, आपके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाएंगे। सो आपको पहले एक मोटर में और एक जनरेटर के अंदर फर्क जानने आना चाहिए। देखो, एक जनरेटर के अंदर ना हमेशा एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, जो मोटर में नहीं लगा होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। फिर देखो आपका यहाँ पे क्या है, अगर गैल्वेनोमीटर लगा है तो वो क्या है? एक जनरेटर है। जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर जनरेटर, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। विच रूल is used to determine the direction of the current produce। इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिटरमाइन करने का कौन सा रूल हम लोग लगाते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से आपका जो मिडिल फिंगर है वो बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कहाँ पे है। ठीक है। सो ये थंब क्या बताता है? मोशन ऑफ द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और आपका मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। क्या बोला है आपको? वो रूल को बताना है। मैंने जो बताया ना आपको, ये बताने वाला है, वही रूल को आपको इंग्लिश में लिख कर आ जाना है। ठीक है। अब क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन B1 to B2 और B2 to B1 will the current flow in the external circuit in that situation। मतलब जब B1 से B2 जा रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट में कैसा करंट फ्लो होगा, या B2 से B1 अगर आ रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कैसे करंट फ्लो करने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है। तो देखो, अगर आपका करंट B1 से B2 जा रहा है तो आपके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर DCBA होगा। और अगर B2 से B1 आ रहा है तो आपके एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा? ABCD। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो भी सकती है, मतलब मैं गलत भी बोल सकती हूँ, तो इसीलिए हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक भी देख लेंगे ताकि हम लोग प्रॉपरली रेक्टिफाई कर पाए कि अगर मिस्टेक्स है या नहीं है। लेकिन एज पर माई नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। मैं हम लोग ये टेक्स्ट बुक एक बार देख लेंगे तो कि हम लोग के लिए प्रॉपरली क्लियर हो जाए। इससे पहले हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। What changes will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet। ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेट को चेंज किए बगैर हम लोग अपने करंट प्रोड्यूस को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ना हम लोग ने एक कॉइल यूज की है। समझो एक कॉइल जो है ना मिलके 10 एम्पियर करंट बना रही है। तो हम लोग अगर ऐसे ही 1000 कॉइल लगा देंगे तो 1000 into 10, 10,000 एम्पियर करंट बढ़ेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस। मतलब क्या? कि जो करंट एक कॉइल प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम लोग और भी ज्यादा कॉइल्स लगा देते हैं तो वो लोग भी उतना करंट प्रोड्यूस करेंगे और टुगेदर में ज्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। so, इसीलिए हम लोग कॉइल को इंक्रीज करके अपना करंट प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड फॉर द क्वेश्चन डी हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से थरली गो थ्रू करेंगे, कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार ब्रश अप करेंगे और उसका प्रॉपर आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है। सो कमिंग टू चैप्टर नंबर 4। 1 मिनट, एक सेकेंड। आपको पता नहीं है बट दिस इज लाइक मेकिंग दिस वीडियो एंड ऑल। पहले तो मुझे लगा कि भाई बहुत फैसिनेटिंग है, मजा आ रहा है, बना रहे हैं। लेकिन ना यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ना बोलने समझाने नहीं होती है क्योंकि बोर्ड नहीं है ना। तो वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन देखते हैं, विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम लोग अच्छे तरीके से समझे। एक सेकेंड, लास्ट में दिया हुआ है। देखो, एक और चीज, मोटर में ना आप लोग देखोगे दो रिंग्स नहीं होंगी, एक ही रिंग्स होगी। लेकिन जनरेटर में दो दो रिंग होगी।
तो इससे आप लोग फर्क कर सकते हो। मेरे टाइम पे मेरे जब एग्जाम्स थे, आई डिडंट यूज टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। जब मैंने खुद से एक और बार खुद से पढ़ा, तब मुझे समझा, ओ माय गॉड, दिस इज द डिफरेंस। सो दैट इज व्हाई बार बार पढ़ने से चीजों का क्लियरिटी ज्यादा आ जाता है। सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग रिवाइजिंग। अब यही टाइम है आप लोग को बहुत रिवाइज करना है सबको, ठीक है। सो लेट्स कम टू योर जनरेटर फर्स्ट। या सो देखो, we have seen the experiment based on electromagnetic induction। एक और आपको पूछा जा सकता है किस प्रिंसिपल के ऊपर आपका जनरेटर काम कर रहा है, तो क्या बोलोगे? जनरेटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? इफ नियर अ कॉइल there is a changing magnetic field, then a current is induced in the coil। मतलब आपके कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, तो आपके कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को पूछेगा ना कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मोटर। आपको मैंने क्लास में ही लिखवाया आया, फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। का मतलब क्या है? अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ अ कॉइल इज केप्ट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये आपका आंसर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये एग्जाम में आने की चांसेस है, इसलिए बता रही हूँ, प्लीज करके जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। सो देखो, we have seen the experiments based on electromagnetic induction। The current produced in these experiment was of very small magnitude, but the same principle can be harnessed for the use of mankind to produce large currents। Your mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in a magnetic field around an axile, thereby producing करंट। इसके अंदर आपका क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। जनरेटर के केस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपके करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप लोग को याद आ रहा है कि टरबाइन रोटेट करती थी, तो टरबाइन रोटेट करने के लिए आप लोग ने बाहर से एनर्जी दी थी। कौन सी एनर्जी दी थी? मैकेनिकल एनर्जी। उससे उसने क्या बनाया था? कॉइल रोटेट करेगी तो क्या बनेगा? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 साइंस 2 में ये बहुत डिस्कस हुआ है कि टरबाइन को हम लोग रोटेट करते थे। इसका मतलब क्या है? टरबाइन को हम लोग क्या दे रहे थे बाहर से? मैकेनिकल एनर्जी, जिसके थ्रू आपकी कॉइल घूम रही थी। आपकी कॉइल घूमेगी तो कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, जिससे करंट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। सो 1 मिनट। या सो फिगर शोज अ कॉपर कॉइल ऑफ ABCD। तो ये ABCD क्या है? आपका कॉपर कॉइल है, ठीक है। केप्ट बिटवीन टू पोल्स ऑफ पीसेस ऑफ मैग्नेट। मतलब ये मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा गया है। कौन इतना सीटी बजा रहा है? The two ends of the coil are connected to the conducting ring R1 and R2। So इस coil के जो ends है उसको आपने दो conducting rings के आसपास लगाया है, R1 and R2। यहाँ पे R2 है, वहां पे R1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से ध्यान। दिस इज R1, दिस इज R2। सो आपने इनके जो एंड्स है, कॉइल के एंड्स, उसको आप लोग ने ब्रश B1 एंड ब्रश B2 के अराउंड लगाया हुआ है ऑन द रिंग R1 एंड R2। देखो, R1 रिंग है, R1 रिंग के ऊपर B1 करके एक ब्रश है, वहां पे आपने उसको ज्वाइंट किया है। सिमिलरली R2 भी एक रिंग है, R2 रिंग के अराउंड में आप लोग ने B2 एक ब्रश है, उसके पास जाके आप लोग ने इस कॉइल के एंड्स को ज्वाइंट कर दिया है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड। द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस, मतलब क्या कि ये B1 और B2 जो है ना, ये ब्रश कार्बन ब्रशेस मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू अ
थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये B1 B2 जो कार्बन ब्रशेस है, इसको आप लोग ने गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, वो बताता है कि आपके सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। सो आपको पूछेंगे ना, इस पूरे सॉकेट के, इस पूरे सिस्टम के अंदर गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, आप लोग क्या बताओगे? गैल्वेनोमीटर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, सो नॉट अंडरस्टैंड, हेल्प्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। Upon rotating the axle, the branch AB goes up and the branch, sorry, uh, upon rotating the axile, मतलब ये axile को रोटेट करने पे, ये axile है देखो, इसको रोटेट करने पे आपका AB ऊपर आ जाएगा, आपका CD नीचे आ जाएगा। देखो इसको ना विजुअलाइज कराना मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना तक मैं करा सकती हूँ उतना मैं कराऊंगी, ठीक है। सो upon rotating the axle, the AB goes up and branch CD goes down। मतलब AB ऊपर आ जाता है, CD नीचे चले जाता है। मैं एक नोट, देखो ये मेरा फोन है, ठीक है, तो ये समझो ना, एक तो ये मिरर है, मतलब ये मैं जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ये उल्टा दिखेगा आप लोग को। समझो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। सो अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ए बी नीचे आ जाएगा और सी डी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखो सी डी ऊपर आ गया है, ए बी कहाँ आ गया है? नीचे आ गया है, वही बात है, ठीक है। सो अपॉन रोटेटिंग द एक्साइज, द ब्रांच ए बी गोज अप एंड द ब्रांच सी डी गोज डाउन। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द इलेक्ट्रिक करंट is produced in the branch AB and CD in the direction ABCD। तो क्या बोल रहे हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ होगा इन डायरेक्शन ABCD, ठीक है, as shown in the as shown by the arrows in the figure। In the external circuit, the current flows from B2 to B1 through galvanometer। तो देखो मैं ना आप लोग को एकदम सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, 2 मिनट खाली, जिसमें मेरे को स्पॉटलाइट एक बार चाहिए। देखो 1 मिनट, ये ए बी सी डी, यहां से आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये ज्वाइंट किया गया है B2 के तरफ। तो जब आपका करंट ABCD जाता है तो उस टाइम पे वो B2 से आके मिलता है और B2 से यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? B1 में। तो जब आपके एक्सटर्नल सर्किट में करंट B2 से B1 आ रहा है, उस टाइम में आपका ये वाला सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ABCD। तो जब, 1 मिनट, ये ध्यान में कर लो आप लोग, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जब करंट B2 से, सॉरी, B2 से B2 टू जब B1 जा रहा है, सो आपके इंटरनल सर्किट में करंट ABCD फ्लो हो रहा है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, देखो बाहर का करंट, ये करंट जो है ये ABCD फ्लो हुआ, डी से फ्लो करके ये B1 के पास आया, B1 से ये कहाँ पे जाएगा? B2 के पास जाएगा। सो अगर आपके बाहर के सर्किट में B2 से B1 तक आपका करंट फ्लो करेगा, सो आपका जो इंटरनल सर्किट है उस वक्त ABCD में करंट फ्लो करवा रहा होगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बाहर के सर्किट के अंदर B1 से B2 करंट फ्लो कर रहा होगा, उस केस के अंदर आपके अंदर के सर्किट में DCBA करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यही लिखा है सेम चीज। इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप coil, a coil consists of several turns is used, the current of the magnitude, sorry, the current of magnitude several time of, sorry मुझे अजीब लग रहा है ये लाइन, एक सेकंड। if instead of one loop coil, a coil consisting of several turns is used, the current of magnitude several times flow। मतलब क्या बोल रहा है? एक लूप के अलावा अगर आप लोगों ने और भी बहुत सारे लूप्स लगाए तो उतने टाइम्स आपका करंट प्रोड्यूस इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी टेक्स द प्लेस ऑफ ब्रांच सी डी एंड ब्रांच सी डी टेक्स द पोजीशन ऑफ ब्रांच ए बी। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन ने ऐसे घूमा, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, हाफ रोटेशन। एक और बार जब वो घूमेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगी, फुल रोटेशन। यहाँ पे लेके आती हूँ, ठीक है। ये मेरा फोन है, अगर उसने ऐसा हाफ घूमा, ऐसा घूमा, इसको मैं क्या बोलूंगी, हाफ रोटेशन। और जब ये एक और बार घूमेगा तो मैं क्या बोलूंगी उसको, फुल रोटेशन। सो जब ये कॉइल आधी घूम जाती है तो ए बी के जगह पे सी डी आ जाता है, सी डी की जगह पे ए बी आ जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट गोज ऑन डी सी, सॉरी, डी सी बी ए। So, but the branch BA is always in the contact of brush B1 and the branch CD in the contact of B2. Hence, in the external circuit, current flows from B1 to B2. ठीक है। सो देखो, जब करंट डीसीबीए जा रहा है उस केस में बी वन से बी टू आपका करंट फ्लो होने के लिए होने वाला है, ठीक है। जब डी सी बी ए आपका करंट फ्लो करेगा उस केस में आपके बाहर वाले सर्किट में बी वन से बी टू आपका करंट फ्लो करने वाला है। मैं वही लिखती हूँ, अगर बी वन से बी वन टू बी टू जा रहा है करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, सो आपके बाहर वाले सर्किट में क्या होगा, उल्टा होगा, डी सी बी ए, ठीक है। सो यही बात थी। और देखो करंट ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले वो बी वन से बी टू जा रहा है, फिर बी टू से बी वन आ रहा है, ऐसे करके आपका करंट ना आधे आधे रोटेशन पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जो करंट अपना डायरेक्शन फिक्स टाइम के बाद में चेंज करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसीलिए जनरेटर से कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है आपको पूछेंगे तो क्या लिखोगे आप लोग, थ्रू द जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। जनरेटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं एंड आई होप आपको ये सारे सेशन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, टेक्स्ट करो, मैं आप लोग का आंसर कर दूंगी, ठीक है। सो सी यू ऑल अगेन, बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओ माय गॉड, 1 मिनट।